सिया जैसे राम की, सिया जैसे राम की, राधा बनी जो श्याम की। सपने वो नहीं होते जो रात को सोकर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैश कोर्स की अगली कड़ी में। तो अपन ने सूक्ष्म जीव, मित्र तथा शत्रु को पहला पार्ट पढ़ लिया था और सेकंड पार्ट अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया था जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लिए मित्र है ना, मित्र है या जो शत्रु है उसके बारे में पढ़ लिया था। और अगला जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रोग वाहक। आपने रोग वाहक का नाम सुना होगा, जैसा कि आपको नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, यानी जो रोग है और वाहक है। यानी रोग का मतलब तो रोग और वाहक का मतलब यानी वहन करने वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाते हैं, कोई भी सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर अपन क्या करते हैं, वहन करते हैं, ले जाते हैं। तो किसके द्वारा लेके जाते हैं, किसी वाहन के द्वारा लेके जाते हैं ना। तो यही कार्य क्या करते हैं रोग वाले, क्या करते हैं जो रोगी व्यक्ति होता है वहाँ से सूक्ष्म जीवों को एक स्वस्थ व्यक्ति में ले जाने का वह कार्य करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, रोग वाहक कहलाएंगे। रोग कारक सूक्ष्म जीवों के वाहक का कार्य करने में सहायक। तो जिसका उदाहरण अपन देखें तो नॉर्मली जो घरेलू मक्खी होती है वो इसका उदाहरण आप मान सकते हो। तो ठीक है, ये हो गया रोग वाहक। उसके बाद देखें तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, जो मलेरिया रोग होता है उसका रोग वाहक का क्या नाम है। तो मलेरिया रोग वाहक का जो नाम है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। जो डेंगू रोग है ना उसका कौन सा है, मादा एडिस। ठीक है, तो इसका स्पेशल याद रखना। और जो उसके बाद देखते हैं जो अभी सूक्ष्म जीव होते हैं वो रोगों के कारक का है ना, रोगों के कारण का कारक होते हैं। तो इसका अंदर अपन देखते हैं जो मानव होते हैं उसमें देखो जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा। ठीक है, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड। और उसके बाद देखें तो वायरस में क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, खांसी जुकाम, चिकन पॉक्स, खसरा और हेपेटाइटिस ए। तो वर्तमान में जो बीमारी है ना हाहाकार मचा रखा है वो भी कोरोना, जो कोरोना है वो भी क्या है, विषाणु जनित या वायरस जनित रोग है। उसके बाद देखें तो प्रोटोजोआ से क्या होता है ना, मलेरिया जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया तथा अतिसार, ठीक है, मलेरिया तथा अतिसार जो रोग है किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ये जो हो गया वो मानव में होने वाले रोग हो गया। उसके बाद एक नया टॉपिक आता है, एक जो शब्द है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स क्या होता है, जो मानव तथा है ना, पशुओं दोनों के अंदर जो रोग होता है वो एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स क्या होता है, जो मानव तथा पशुओं में दोनों में होता है। और अब अगला पार्ट देखते हैं तो जो है पौधों में होने वाले रोग। पौधों में होने वाले रोग का मतलब जो जीवाणु, जो नींबू के एंकर है वो किससे होता है, जीवाणु जनित रोग है। और गेहूं की रस्ट किससे होता है, कवक से होता है। और भिंडी की पीत वायरस से होता है। ठीक है, नींबू के एंकर किससे हो जाएगा, जीवाणु से हो जाएगा। गेहूं की रस्ट कवक से हो जाएगा और भिंडी की पीत वायरस से हो जाएगा। ये सारे पढ़ लिया रोग वाहक जो है ना, जो सूक्ष्म जीवों को वाहन का कार्य करते हैं, मानव में होने वाले रोग है ना, और जीवाणु, वायरस और प्रोटोजोआ, इन सभी को आपको याद कर लेना। इसमें इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। ठीक है, एक तो ये मलेरिया इंपॉर्टेंट लगा देना और ये खांसी जुकाम को लगा देना। ठीक है, और ये क्षय रोग को लगा देना, भाई इंपॉर्टेंट लगा देना। और इनको याद रखना, जो मलेरिया रोग होता है उसका रोग वाहक का क्या नाम है, मादा एनाफ्लीज। और जो डेंगू रोग वाहक का कौन है, मादा एडिस मच्छर। अपन ने रोग वाहक के बारे में पढ़ लिया था। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है खाद्य परिरक्षण। ठीक है, यानी जो खाद्य का मतलब जो खाने योग्य जो चीज़ें हैं उनका परिरक्षण करना, यानी उनका मतलब क्या है, रख रखाव करना है ना, सुरक्षित रखना। अपन ने पहले पढ़ा था एक खाद्य विषाक्तन। ठीक है, खाद्य विषाक्तन, उसके बारे में क्या पढ़ा था, जब क्या करते हैं भोजन को खुला छोड़ते हैं तो सूक्ष्म जीव उसमें वृद्धि कर जाते हैं और तथा उस भोजन क्या हो जाता है, संदूषित हो जाता है। तो उस भोजन को संदूषित होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, खाद्य परिरक्षण करते हैं, यानी उसका परिरक्षण करते हैं। तो कौन कौन से एक रासायनिक उपाय हो सकते हैं, कुछ अपन उसके अंदर कुछ मिला दें या उनको ऐसा इस प्रकार रखें कि वो पूरा संदूषित नहीं हो। तो पहला क्या है, उसमें रासायनिक उपाय क्या कर सकते हो, ठीक है, यानी कुछ मिला करके। उसका दूसरा है परिरक्षक। अब परिरक्षण, जो परिरक्षण का कार्य करेंगे वो क्या कहलाएंगे, परिरक्षक। क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, तेल हो जाएगा, सारे के सारे जो सिरका हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परिरक्षक हो जाएंगे। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, उनको है ना संदूषित होने से बचाते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं या सुरक्षा करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो अपना रासायनिक उपाय है उसके अंदर क्या करेंगे। जो पहला है नमक द्वारा परिरक्षण। इसका क्या कर सकते हैं, नमक से परिरक्षण कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे, जैसे मांस मछली, यहाँ मावला जो इमली है उनका परिरक्षण कैसे करोगे। अब जैसे मांस मछली हो गया, उसको क्या कर देंगे, मछली को क्या कर देंगे, पूरे नमक के अंदर अपन है ना, नमक के अंदर रखेंगे तो ये मछली है वो खराब नहीं होगी। इसका मतलब ये परिरक्षण हो जाएगा। दूसरा चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम तथा जेली, इसका परिरक्षण किया जाता है ना। चीनी से क्या होता है, जो है ना जो नमी होती है वो नमी कम हो जाती है। ठीक है, जिससे वो क्या होता है, खराब नहीं होता। तेल तथा सिरके द्वारा, अचार तथा
मांस मछली इसका भी परीक्षण किया जाता है। तो एक बात आपको बता दें कि जो आप नॉर्मली घर में सब्जी बनाई जाती है और एक अचार बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन जो हमारा अचार होता है जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उसमें है ना तेल तथा सिरके की मात्रा क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है, जिससे संदूषित हो, है ना, जो अचार है संदूषित नहीं होता। ठीक है, तो अगला देखें तो गर्म तथा ठंडा करना। ठीक है, गर्म तथा ठंडा करना, इसका मतलब क्या करेंगे, कुछ चीज़ है जैसे अपन क्या करते हैं, या तो उसको क्या करते हैं गर्म कर दें ज़्यादा, या तो उसको क्या करते हैं अधिक ठंडा कर देते हैं। यह आपको पता ही होगा कि अगर फ्रिज में रखी हुई चीज़ खराब नहीं होती है ना, तो खराब क्यों नहीं होती, अगर आप ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो भी सूक्ष्मजीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर आप गर्म कर दोगे तो भी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, आपको घर में सलाह दी जाती है कि जो पानी को पीना चाहिए वो गर्म करके पीना चाहिए। गर्म करने से क्या हो जाते हैं, जो उसमें सूक्ष्मजीव वगैरह है सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्म तथा ठंडा करके। उसी में एक बात आती है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण का मतलब क्या है, लुई पाश्चर था जिसने क्या किया है ना, दूध को क्या किया 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, उसके बाद उसको ही ना एकाएक 15 से 30 सेकंड है ना, उसमें 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया और फिर एकाएक उसको ठंडा कर दिया, जिससे क्या हो गया, उसने देखा कि जो दूध था वो बहुत ही मतलब उसमें सूक्ष्म जो संदूषित नहीं हुआ था। ठीक है, और अगला देखिए भंडारण व पैकिंग करके इस प्रकार उसकी पैकिंग की जाए कि उसमें क्या हो, संदूषित होने से बच जाए। तो क्या कर सकते हैं, नमक द्वारा उसको बचाव कर सकते हैं, चीनी द्वारा कर सकते हैं, तेल तथा है ना, तेल तथा सिरके द्वारा कर सकते हैं, पैकिंग द्वारा कर सकते हैं और गर्म तथा ठंडा करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा उसका परिरक्षण, यानी भोजन का आप परिरक्षण कैसे करोगे। अगला जो टॉपिक आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपको है ना पता ही होगा, नाम से ही पता चला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी स्थिर बने रहना। यानी वातावरण में आपको पता ही है जो नाइट्रोजन की मात्रा ना, नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, 78% है ना। 78% में क्या हो जाए, ना तो ज़्यादा हो है ना, उसमें ना कमी हो, यानी जितनी आप उपयोग कर रहे हो उतनी ही वायुमंडल में क्या हो जाए, वापस मुक्त हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। वातावरण में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है जो स्थिर बनी रहती है, हाँ, और यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसका मतलब जितनी नाइट्रोजन उपयोग की जाए उतनी ही वातावरण में मुक्त कर दी जाती है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या किस कारण होता है, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड तथा विटामिन है ना, इनमें पाया जाता है। और नाइट्रोजन है ना पौधों की वृद्धि और की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन जो चक्र है। ठीक है, अगला जो नाइट्रोजन चक्र है अभी थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि जो रासायनिक उपाय है परिरक्षण कैसे करोगे, तथा नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल तथा सिरके द्वारा, गर्म तथा ठंडे जल द्वारा और भंडारण व पैकिंग द्वारा। हाँ, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, यानी क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके नाइट्रोजन में जो वातावरण में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो स्थिर बनी रहती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसकी सहायता से होता है, वो होता है किसकी द्वारा, जीवाणु तथा है ना, जो जीवाणु कौन सा होता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु, कौन सा, राइजोबियम नामक जीवाणु तथा नील हरित शैवाल, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक सूक्ष्मजीव है। प्रश्न पूछा जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में जो सहायक सूक्ष्मजीव होते हैं उनका नाम बताइए, तो क्या लिखोगे, है ना, जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु तथा नील हरित शैवाल, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य करते हो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, एक नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होता है। नाइट्रोजन चक्र का मतलब क्या है, वातावरण में जितनी नाइट्रोजन उपयोग होती है वापस उतनी ही वातावरण में मुक्त हो जाती है, तो ये नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो यहाँ से देखिए वायुमंडल नाइट्रोजन, यहाँ जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है, सीधी जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसका जो है ना, जो पौधे वगैरह है ना तो हम उपयोग कर सकते हैं, ना ही पौधे उनका सीधा उपयोग कर सकते हैं। तो उनका उपयोग होने के लिए क्या होता है, उनको विखंडन होना जरूरी होता है ना। तो विखंडन होने के लिए क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनीकरण होता है, ये वायुमंडल नाइट्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजनीकरण कौन करता है, राइजोबियम नामक जीवाणु तथा नील हरित शैवाल। तो ये नाइट्रोजनीकरण क्या होता है, तो नाइट्रोजनीकरण क्या होता है, नाइट्रोजनीकरण होता है नाइट्रोजन का, है ना, नाइट्रोजनीकरण क्या हो जाता है, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में जो परिवर्तन क्या कहलाता है, नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। तो ये वायुमंडल नाइट्रोजन है, जहाँ पे क्या होगा, इसका नाइट्रोजनीकरण होगा। नाइट्रोजनीकरण करेगा कौन, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल करेंगे। ये हो गया नाइट्रेट तथा नाइट्रेट के रूप में टूट गया। ठीक है, अब वो नाइट्रेट तथा नाइट्रेट के रूप में टूट गया, तो टूटने के बाद वो मिट्टी में चला गया।
ठीक है। मिट्टी में चला गया तो उसके बाद मिट्टी क्या करते हैं, पौधे अवशोषण कर लेते हैं। एक तो पौधे अवशोषण कर लेते हैं। अब पौधों ने अवशोषण कर लिया तो पौधे को भी क्या खाते हैं, जीव जंतु वगैरह होते हैं वो पौधों को खा लेते हैं। अब पौधों को खाने से वो जो नाइट्रोजन है जीव जंतुओं के अंदर आ गई। अब जीव जंतुओं के अंदर आई तो जीव जंतुओं ने क्या किया, उनका उत्सर्जन कर दिया। उत्सर्जन वापस किया तो उत्सर्जन कहाँ आ गया, वापस मिट्टी में। और मिट्टी से क्या हो गया, फिर पौधों द्वारा ये वापस वहीं मिट्टी में आ गया। और मिट्टी से वापस क्या हो गया, इसका नाइट्रोजन का विनाइट्रोजनीकरण हो जाता है। यानी विनाइट्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा, तो नाइट्रेट तथा नाइट्राइट, इनका नाइट्रोजन में रूपांतरण है ना, वापस नाइट्रोजन में रूपांतरण। ठीक है, ये विनाइट्रोजन का मतलब हो जाएगा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट का वापस नाइट्रोजन में रूपांतरण होना क्या कहलाता है, विनाइट्रोजनीकरण हो गया। तो ये वापस क्या होगी, यहाँ से मुक्त हुई और वापस वहाँ से है ना, यहाँ से उपयोग हुई, वहाँ वापस मुक्त हो गई। तो यहाँ से देखो पहले क्या होगा, नाइट्रोजनीकरण होगा। जो नाइट्रोजनीकरण करेगा कौन, नील जीवाणु तथा नील हरित शैवाल करेंगे। उसका नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में रूपांतरण। उसके बाद कहाँ आ जाएगी, मिट्टी में आ जाएगी। तो मिट्टी में जैसे आई तो उन्होंने क्या किया, पौधों ने अवशोषण कर लिया। और पौधों अवशोषण करेंगे तो पौधे को कौन खाएगा, जीव जंतु पौधे को खा लेंगे। और पौधे खाने के बाद जो पौधे होंगे या जीव जंतु वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, उसका उत्सर्जन करेंगे। उत्सर्जन करने के बाद वो दोबारा मिट्टी में आ जाएगा। और मिट्टी से वापस क्या करते हैं, उसका विनाइट्रोजनीकरण कर दिया जाता है। यानी नाइट्राइट तथा नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में रूपांतरण क्या कहलाता है, वायुमंडलीय है ना, विनाइट्रोजन कहलाता है। और ये हो जाता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन वापस मुक्त। और ये होता है नाइट्रोजन चक्र। इतना ही था नॉर्मल, आप इसको रोक के बना दें। ठीक है, और ये हो गया और अपना दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ अपन अगर आपने ये पूरा वीडियो देखे हैं तो आपको एक प्रश्न पूछा है, मलेरिया रोग वाहक का नाम बताना है। जल्दी से जाइए और अपना अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और दूसरा प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक सूक्ष्म जीवों के नाम बताने हैं। बस 2 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। अगर पार्ट आपको समझ में आया है तो जल्दी से जल्दी जाओ और कमेंट बॉक्स में लिख दो। थैंक यू।